दोस्तों, मेरा नाम गिरधारी मीना है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हालांकि मैं अपने गांव का नाम आपको ज़रूर बताता, लेकिन किसी कारण के चलते मैंने अपने गांव का नाम आपको बताना सही नहीं समझा। दोस्तों, आज से लगभग 13 साल पहले की बात है, जब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसको जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरा मन आज भी डर के मारे दहल उठता है। दरअसल ये घटना मेरे साथ इतनी खतरनाक हुई थी जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। तो मैं आज आपको ये कहानी शेयर करने वाला हूँ कि आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। साल 2011 की बात है। मैं अपने गांव को छोड़कर भोपाल चला गया था ताकि मेरी टैक्सी वहां पर ठीक ठाक चल सके, क्योंकि गांव के अंदर इतने कस्टमर मिलते नहीं हैं और जब आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं तो पैसों की कमाई भी काफ़ी कम होती है। और जब मैं भोपाल गया तो वहां पर काफ़ी अच्छे से मेरी टैक्सी चल भी रही थी। मुझे लगभग भोपाल के अंदर 6 से 7 महीने गुजर चुके थे और यहाँ मेरी कमाई गाँव की तुलना में लगभग 4 गुना ज़्यादा हो रही थी। मैं यहाँ पर अपना खुद का भी खर्च निकालता और कुछ पैसे अपने घर वालों के लिए भी भेज देता। इसी के साथ जब 6-7 महीने मैंने वहाँ गुजारे तो मुझे लगने लगा कि ये टैक्सी पुरानी हो गई है। कस्टमर इस टैक्सी को देखकर इसमें आता नहीं है, तो मुझे एक नई टैक्सी ले लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने उस टैक्सी को बेचकर और जो पैसे मैंने कमाए थे उनसे एक EMI पर टैक्सी निकाल ली और वो टैक्सी काफ़ी अच्छी और काफ़ी चमकदार थी। नई टैक्सी लेकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैंने लगभग 11 साल के बाद कोई नई टैक्सी बदली थी। हालांकि वो टैक्सी मेरे पिताजी की थी और मैंने इस टैक्सी को आगे बढ़ाया था। लेकिन अब जो टैक्सी मैंने खरीदी थी, ये टैक्सी मैंने खुद अपनी दम पर खरीदी थी और इस टैक्सी को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि इस टैक्सी के आने के बाद मेरी कमाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। क्योंकि जैसे ही कस्टमर मेरी नई टैक्सी को देखते तो नई टैक्सी देखते ही वो झट से आकर मेरी टैक्सी में बैठ जाते और इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। मैंने लगभग 1 महीने तक ठीक ठाक उस टैक्सी को वहाँ चलाया था, लेकिन इसके बाद सर्दियों का मौसम आ गया। यही कोई नवंबर-दिसंबर का महीना था, लगभग दिसंबर का महीना। उस रात मैं अपनी टैक्सी में कस्टमर को लेकर एक जगह पर जा रहा था। मुझे उसे एक होटल के अंदर छोड़ना था और मैं उसे होटल के अंदर छोड़कर फिर वहाँ से वापस आने लगा। वापस आते आते मुझे लगभग रात के 1 बज चुके थे, लेकिन रात के 1 बजने का मेरे मन में कोई डर या भय नहीं था, क्योंकि अक्सर मैं रात के समय में ही ये काम किया करता था। क्योंकि ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो दिन के समय में टैक्सी चलाते हैं और रात के समय में काफ़ी कम ऐसे ड्राइवर बचते हैं जो कि कस्टमर्स को ले जाते हैं। और मैं भी उन्हीं ड्राइवर्स में से एक था, क्योंकि रात में आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। भले ही आपको ग्राहक कम मिलें, लेकिन पैसे आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि उनको इमरजेंसी होती है या फिर उन्हें काफ़ी कम टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं। तो इसीलिए मैं रात को अक्सर टैक्सी चलाया करता था। दरअसल उस समय रात के 1 बज चुके थे और मुझे वापस जाना था उस ढाबे पर जहां मैं अक्सर अपनी टैक्सी को खड़ा किया करता था, क्योंकि वो ढाबा एक बस स्टैंड के पास था। और जब भी उस स्टैंड पर रात के समय में कोई भी बस आती और उस बस से कोई भी यात्री नीचे उतरता तो मैं झट से उसके पास पहुंच जाता और पूछने लगता कि आपको कहाँ जाना है। और इतने सारे यात्रियों में से मुझे कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता जिसे मैं अपनी टैक्सी के अंदर बिठाकर उसे उसकी मंजिल तक छोड़ देता। ऐसा अक्सर चलता आ रहा था और आज मुझे उस ढाबे के पास पहुंचना था। रात के करीब 1 या 1:30 बज चुके थे और यहाँ से वो ढाबा अभी लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर था। मैं थोड़ी ही देर में उस ढाबे तक पहुँचने ही वाला था। मैं काफ़ी तेज़ी से अपनी टैक्सी को लेकर ढाबे की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में अचानक से मुझे एक लड़का दिखाई दिया जो कि सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके सर से खून बहे जा रहा था, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसे देखकर मैंने अपनी टैक्सी वहीं पर रोक दी। इसके बाद जब मैं अपनी टैक्सी से नीचे उतरा तो मुझे किसी की सिसकियां ले लेकर रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की थी, जो कि उस लड़के के पास ही बैठी हुई थी। लेकिन वो पहले मुझे क्यों दिखाई नहीं दी ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं उस लड़के के पास पहुंचा तो वो औरत उस लड़के के पास बैठी हुई थी और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने मुझे देखा
तो मुझे देखते ही उसने अपने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर रोते हुए वो मुझसे कहने लगी कि बेटा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अभी यहाँ से एक कार वाला गया था और मैं और मेरा बेटा हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे। अचानक से ही उसने काफ़ी जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। देखो इसके सर से कितना खून बह रहा है। हमारी मदद करो बेटा, हमें हॉस्पिटल ले चलो, मेरे बेटे को उठाकर हॉस्पिटल ले चलो। उस औरत ने जब मुझसे इतना कहा तो मैं उसके बेटे की तरफ देखने लगा और जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसका सर जैसे पूरा कुचला हुआ था, उसके सर से लगातार खून निकल रहा था और इसी के साथ उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। रोड पर चारों तरफ बस खून ही खून था। उस लड़के को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लड़का अब बचेगा नहीं, क्योंकि उसकी कुछ सांसें चल रही थी। वो हल्की हल्की सांसें ले रहा था और उस लड़के की हालत कुछ ऐसी थी कि मानो वो कुछ ही समय के अंदर मरने वाला है। और इसीलिए मैं उस बूढ़ी औरत से ये साफ साफ कह देना चाहता था कि इसे अब हॉस्पिटल ले जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद मैंने ये कहा नहीं, क्योंकि इस तरह से किसी बूढ़ी औरत से, यानी कि किसी बेटे की माँ से ऐसा कहना कुछ अच्छा नहीं लगता। हालांकि उसकी जान तो जाने ही वाली थी, लेकिन फिर भी मैं राज़ी हो गया। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मैं इसे उठा के अपनी गाड़ी में रख देता हूँ, तब तक आप गाड़ी में बैठिए। मेरा ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत जाकर मेरी टैक्सी में बैठ गई और मैं उस लड़के को उठाने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़के को उठाने की कोशिश की तो अचानक से मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई तो अचानक से मैं डरकर पीछे हो गया। और मेरी डरने की वजह ये थी कि उस लड़के की आंखें खुली हुई थीं, मानो वो लड़का मुझे ही देख रहा हो और उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी, ऐसे कि जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा हो। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि जैसी हालत में मैंने उस लड़के को देखा था वैसी हालत में देख पाना किसी के लिए भी काफ़ी डरावना हो सकता था। और मैंने उसकी इतनी बुरी हालत देखी थी और इस हालत में भी उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें जैसे मुझे ही देख रही थीं। ये देखकर मैं काफ़ी पीछे हो गया। लेकिन जब मैं पीछे गया और फिर से मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़का पहले की तरह नॉर्मल था। उसके सर से खून बहे जा रहा था, उसकी आंखें पहले की तरह बिल्कुल बंद थीं और उसके चेहरे पर भी इस समय कोई मुस्कुराहट नहीं थी। ये देखकर मैं भी थोड़ा हैरानी में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शायद ये मेरे मन का कोई वहम होगा, और ये सोचकर मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए मुझसे कहा, बेटा ये क्या तरीका है? अगर मदद नहीं करनी है तो साफ साफ कह दो। मेरे बेटे को टैक्सी के अंदर ले आओ बेटा। उस बूढ़ी औरत को ऐसे रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और इसके बाद मैं फिर से उस लड़के के पास गया और वहां जाकर मैंने उस लड़के को उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर से मेरी निगाह उसके मुंह पर गई, जब मेरी निगाह उसके चेहरे के ऊपर गई तो मैं फिर से पीछे हो गया। दरअसल इस बार भी उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो लड़का जैसे मुझे ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे दूर से जाकर देखा तो वो लड़का फिर से पहले की तरह ही था। उसके शरीर से वही पहले की तरह खून निकल रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल बंद थीं। ये देखकर अब मैं भी थोड़ा हैरानी में था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या ये कोई मन का भ्रम है या फिर कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं फंस गया हूँ। ये सोच सोचकर मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये मेरे मन का कोई वहम होगा। दूसरी तरफ से वो बूढ़ी औरत लगातार रोए जा रही थी। उसे रोता हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और इस बार मैं सीधा उस लड़के के पास गया और मैंने बिना उसकी तरफ देखे ही उसे अपने कंधों पर उठा लिया और फिर उसे उठाने के बाद मैंने सीधा उसे अपनी टैक्सी में रख दिया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जैसे उसकी थोड़ी बहुत सांसें ही चल रही थीं। जब मैंने उसे उठाया था तो उसके हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कुछ मिनटों का मेहमान है और कुछ मिनटों के बाद ही इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे।
इसके बाद मैंने जब उसे अपनी टैक्सी में रखा तो उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के के सर को अपनी गोद में रख दिया और इसके बाद वो काफी जोर जोर से रोने लगी। फिर इसके बाद मैंने अपनी टैक्सी को स्टार्ट किया और मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि बस कुछ ही समय की बात है, थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को फिर से दोबारा पीछे की ओर मोड़ लिया। दरअसल हॉस्पिटल यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर था और मुझे हॉस्पिटल पहुँचने में यही कोई 7 से 8 मिनट लगने वाले थे, लेकिन चलते चलते लगभग 10 से 12 मिनट बीत चुके थे, लेकिन हम अभी तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे थे। इस बार न जाने मेरी नई टैक्सी में क्या हो गया था कि वो रफ्तार पकड़ नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी टैक्सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वजन हो। मुझे इतना वजन महसूस हो रहा था कि टैक्सी का एक्सीलेटर बार बार दबाए जाने के बाद भी टैक्सी की स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी। टैक्सी यही कोई 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़े जा रही थी और इसी बीच उस बूढ़ी औरत ने भी रोना बंद कर दिया। अचानक जब उसने रोना धोना बंद किया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो औरत अपने बेटे की तरफ देखे जा रही थी और इसी बीच मेरे पैरों में भी अचानक से कुछ गरम गरम फील होने लगा और जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो गरम चीज़ कुछ और नहीं बल्कि खून था। उस लड़के का खून जो कि बहकर मेरे पैरों तक आ रहा था। ये देखकर मैं ये समझ गया था कि इस लड़के की जान बच पाना अब नामुमकिन है, क्योंकि उसका खून काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था और उस औरत ने भी रोना बंद कर दिया था। और इसका मतलब साफ था कि शायद उस लड़के की मौत हो चुकी थी। उस औरत को चुप होता देख मैं ये पूरी तरह से समझ चुका था कि अब मुझे टैक्सी रोक देनी चाहिए, क्योंकि इस लड़के की मौत हो चुकी है। लेकिन मैं फिर भी यही सोच रहा था कि मैं इस बूढ़ी औरत से ये तो कह नहीं सकता कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है, तो मुझे इसे हॉस्पिटल तक तो लेकर जाना ही होगा। और इसीलिए मैं कुछ बोले बगैर ही चुपचाप हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। मेरी टैक्सी हॉस्पिटल की तरफ जा ही रही थी। हॉस्पिटल यहाँ से यही कोई 300 से 400 मीटर दूर था। ये पूरी तरह से सुनसान रोड था, क्योंकि इस समय तक रात के लगभग 2 बज चुके थे। और इसी बीच मैंने साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही मैंने मिरर में झांककर पीछे उस बुढ़िया की तरफ देखना चाहा तो अचानक से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मेरे हाथ पैरों में जैसे जान नहीं बची थी, क्योंकि मैंने नज़ारा ही कुछ ऐसा देखा था। दरअसल उस बूढ़ी औरत के पास उसका बेटा बैठा हुआ था, ऐसे जैसे कि वो पूरी तरह से जिंदा हो, और वो मिरर में झांककर लगातार मेरी तरफ ही देख रहा था। वो बूढ़ी औरत भी मेरी तरफ जैसे टकटकी लगाए देखे जा रही थी। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांप गए। मेरे हाथ पैरों में जैसे अब जान नहीं बची थी। मेरे मन ही मन में मैं ये समझ चुका था कि आज मैं किसी माया जाल में फंस चुका हूँ, किसी प्रेत के चंगुल में आ चुका हूँ। और इसी बीच अचानक से मेरी टैक्सी भी धम धम करके बंद पड़ चुकी थी। मेरी टैक्सी पूरी तरह से वहीं बंद हो गई और वो दोनों मेरी तरफ देखकर हंसे जा रहे थे। मैं शीशे में से झांककर उनकी तरफ देख रहा था। मेरी निगाहें भी उनसे दूर नहीं हो रही थी। ये देखकर मेरा शरीर बुरी तरह से कँपकँपा रहा था, क्योंकि ये दोनों प्रेत आत्माएं थीं। क्योंकि कोई भी इंसान जो कि इतनी बुरी तरह से घायल हो, जिसका सर बुरी तरह से कुचला हो, वो इस तरह से उठकर बैठ नहीं सकता, और बैठना तो दूर, वो तो मेरी तरफ देखे जा रहा था उसी तरह से जैसे वो तब देख रहा था जब मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसे देख देख कर मेरा गला सूख रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इनसे बचूं कैसे। मैं अपने आप को धीरज धरने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार अपने मन में सोच रहा था कि मुझे डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। लेकिन उस समय पर मैं अपने आप को चाहकर भी हिला तक नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि किसी तरह से टैक्सी का गेट खोलकर यहाँ से बाहर कूद जाऊं, लेकिन बाहर कूदना तो दूर, मेरे हाथ पैर हिल तक नहीं रहे थे। और इसी बीच मैंने देखा कि उस औरत का शरीर भी उस लड़के की तरह लहूलुहान हो चुका था। उसका सर उसी तरह से हो चुका था जैसा सर उस लड़के का था, और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टकटकी लगाए लगातार मेरी तरफ देखे जा रही थी। और इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने पास में बैठे हुए उस लड़के से कहा, तुझसे कितनी बार कहा है, इस तरह से आए ग्राहक को छोड़ा नहीं करते। तू बार बार अपना चेहरा क्यों दिखा रहा था, ऐसे आंखें क्यों खोल रहा था? वो तो ये मेरा भोला चेहरा देखकर कुछ समझ नहीं पाया और हम दोनों के जाल में फंस गया। अगर अगली बार तूने ऐसा किया
तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। वो बुरी आत्मा अपने पास बैठे हुए उस लड़के की आत्मा से चिल्लाई जा रही थी। उस लड़के ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तो इस बेवकूफ को बचाना चाहता था लेकिन ये मददगार खुद ही फंस गया। वो दोनों आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे और उनको देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि अब मेरी जान बच पाना नामुमकिन है। इसीलिए मैंने आखिरी बार कोशिश की और मैंने जोर से अपने हाथ पैरों को चलाना शुरू कर दिया। मन ही मन में मैं हनुमान जी का नाम लिए जा रहा था और फिर अचानक से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और मैं सीधा टैक्सी से नीचे कूद गया। टैक्सी से नीचे गिरते ही मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन जब मैंने वहाँ से भागना शुरू किया तो अचानक से वो दोनों ही, यानी कि वो बूढ़ी औरत और उसका वो बेटा, वो दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो गए। और उनको जब मैंने अपने सामने देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अब मुझे अपनी मौत साफ साफ नज़र आ रही थी। इसके बाद मैं वहाँ से भागना चाहता था। मैं अपने हाथ पैरों को इधर उधर मारने लगा। मैं ज़मीन पर नीचे गिर चुका था और वो दोनों आत्माएं मेरी ओर लगातार बढ़े जा रही थीं और उन दोनों को अपनी ओर आता देखकर मेरे मुंह से चीख तक नहीं निकल रही थी। मैं पूरी तरह से जैसे सुन्न पड़ चुका था। इसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब मैं इंतजार कर रहा था अपनी मौत का। लेकिन तभी अचानक से मुझे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ काफ़ी तेज थी, मानो कोई किसी बड़े से डंडे को जमीन पर मार रहा है। और फिर मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो कि चीखते चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़े चले आ रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने अपनी आंखें खोलीं और जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो वो दोनों आत्माएं मुझसे दूर जा रही थीं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में लाठी लेकर मेरी ओर भागे चले आ रहा है। उस आदमी को देखकर मेरी जान में जैसे जान आई और फिर मेरे शरीर के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ चुकी थी। मैं वहां से खड़ा हुआ और सीधा उस आदमी की तरफ भागने लगा। मैं लगातार अपने मन में हनुमान जी का नाम लेते हुए उस आदमी की तरफ भाग रहा था और थोड़ी ही देर में वो आदमी मेरे पास आ गया और मैं उसके पास जाकर जैसे जमीन पर बैठ गया था। मेरी सांसें पूरी तरह से भर आई थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसने मुझसे एक भारी सी आवाज़ में कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं भी उसके पास बैठ गया। इसके बाद मैं थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहा। वो आदमी मेरे पास खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था और उस डंडे में जैसे घुंघरू बंधे हुए थे। वो आदमी लगातार राम का नाम जप किए जा रहा था। इसके बाद मैं उस आदमी के साथ चलकर अपनी टैक्सी की तरफ गया। वो आदमी लगातार मेरे साथ ही था। उसने मेरी टैक्सी को स्टार्ट करवाया और वो खुद मेरी टैक्सी में बैठा। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि अभी रात में यहाँ से तुम्हारा जाना सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। और फिर मैंने टैक्सी को उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ उसने जाने को कहा। लगभग 5 मिनट के बाद वो मुझे एक कुटिया के पास लेकर गया जहाँ पर वो खुद रहा करता था। इसके बाद उसने मुझे बताया कि दरअसल जिस रोड पर तुम्हारी मुलाकात इन दोनों से हुई थी, वहाँ पर आज से लगभग 5 साल पहले इस लड़के की और इस बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी। एक टैक्सी ने इन्हें कुचल दिया था। तब से लेकर अब तक ये दोनों बुरी आत्माएं टैक्सी ड्राइवरों की और कार ड्राइवरों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं। लेकिन ये दोनों अपने आप गाड़ी के अंदर नहीं चढ़ते, बल्कि ये उस ड्राइवर के सामने खुद को बचाने का नाटक करते हैं। और अगर एक बार कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी के अंदर इनको जगह दे दे तो फिर ये उसे खत्म कर देते हैं। तुम काफ़ी किस्मत वाले हो कि मैं भी यहीं से गुजर रहा था और मुझे इस जगह के बारे में पहले से ही पता है। मेरी निगाह जब तुम्हारे ऊपर गई तो मैं तुम्हें काफ़ी डरा हुआ देख पा रहा था। वो आत्माएं मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं समझ गया था कि तुम्हारी जान खतरे में है और इसीलिए मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आया। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवेरा होते ही तुम यहाँ से निकल जाना और अब फिर इस रास्ते पर कभी मत आना, क्योंकि इस रास्ते पर जो भी रात के समय में आता है उसकी अक्सर मौत हो जाती है। और यहाँ अब तक लगभग 16 से 17 लोगों की मौत हो चुकी है और शायद उसका कारण भी ये दोनों बुरी आत्मा ही हैं। मैंने उस आदमी की बात सुनी और मैं रात भर उसके पास ही रहा। इसके बाद सवेरा होते ही करीब 5 बजे के आसपास मैं फिर से ढाबे पर आ गया, जहां पर अक्सर मैं अपनी टैक्सी को खड़ा किया करता था। तो दोस्तों, ये थी मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है
जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी एक और अगले